Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 10th NCERT Democratic Politics 2 and we are on chapter 7 Outcomes of Democracy. So देखिए इसके पहले वाले सेशंस में हमने इकोनॉमिक आउटकम्स देखे थे, कैसे इकोनॉमिक आउटकम्स आते हैं डेमोक्रेसी के, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के. आज हम समझेंगे रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी एंड अकोमोडेशंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी. सो देखो कैसे समझना है हमें. आउटकम समझ रहे हैं ना, तो हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करेगा, पॉवर्टी को हटाएगा और सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करेगा. कैसे, वो हम इस सेशन में समझेंगे. नेक्स्ट सेशन में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स. सो देखो, डेवलपमेंट से ज़्यादा हमने जो लास्ट सेशन में समझा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन दोनों से ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ जो है वो डेमोक्रेसी क्या करेगा, हटाएगा. इवन व्हेन अ कंट्री अचीव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, वेल्थ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट हर एक व्यक्ति के पास अच्छा शेयर मिले और वो अच्छी लाइफ जी पाए. नो, राइट, ऐसा तो होता नहीं है. इकोनॉमिक, और एक और सवाल है कि इज इकोनॉमिक ग्रोथ in democracies accompanied by increased inequalities among the people, or do democracy leads to just distribution of goods and opportunities? So देखो, डेमोक्रेसी का मेन रूल क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी. हमने पिलर्स पढ़े हैं कि डेमोक्रेसी में आपको क्या चाहिए, लोगों के पास इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्वल चॉइस, प्रॉपर चॉइस, ये सारी चीज़ें ना. सो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मेन एसेंस है कि हर एक इंडिविजुअल के पास इक्वल राइट होगा इन द इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव. वन पीपल वन वोट, राइट, हमने यही पढ़ा था ना, वन पर्सन वन वोट. इसके अलावा ये तो एक वोट की बात हो गई, एक व्यक्ति का एक वोट और उस वोट की वन वैल्यू. ठीक है, क्या सबके पास इक्वल अमाउंट ऑफ वेल्थ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज इक्वल और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन. ओके, आपको मिलेगा अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय हाईली डिसप्रपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम, एंड नॉट ओनली दैट, their share is in the total income of the country has been increasing, and those at the bottom of the society are very little dependent upon, and the income have been declining. जो रिच हैं वो रिच होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, और गरीब तो इतने गरीब होते जा रहे हैं, उनकी इनकम्स इतनी डिक्लाइन होती जा रही हैं कि वो बेसिक नीड्स भी अपनी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ. इनके लिए भी उनको पैसे जोड़ना थोड़ा जो है मुश्किल साबित हो रहा है. इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज जो है, दे डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग दीज डिस्प्यूट्स और दीज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, है ना. पुअर ज़्यादा पॉपुलेशन अगर कॉन्स्टिट्यूट करेगा हमारे वोटर्स का, नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट्स, है कि नहीं. यानी कि अगर गरीबी, पावर्टी, अगर उनकी दुखती नस है लोगों की, यानी कि ये जो इलेक्शन लड़ रहा है कैंडिडेट, एंड इफ ही स्पीक्स दैट ओके आई विल गिव यू मनी, एम्प्लॉयमेंट, है ना, वोट फॉर मी, सो ये सारे लोग, ये सारी भीड़ इसको वोट दे देगी, है ना. अब ये इसने 5 साल में मनी दे दिया, एम्प्लॉयमेंट दे दी, तो क्या ये सारी भीड़ 5 साल बाद इसको वापस वोट देगी? नो, द आंसर इज नो. क्यों वो अपना वोट बैंक कम करेगा, है ना. Yet democratically elected government do not appear to be keen to address the question of poverty, जैसे कि आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो. सिचुएशंस और बुरी हो जाती है कुछ कंट्रीज़ में, एंड इन बांग्लादेश मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी. देख रहे हैं, पूरे देश की आधी पॉपुलेशन गरीबी में रह रही है, एंड बहुत से पुअर कंट्रीज़ हैं जो कि डिपेंडेंट हैं रिच कंट्रीज से फूड सप्लाईज के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए. ये देखिए, एक कार्टून इमेज में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ये आपका पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड वेल्थ का शेयर है. ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसके पास 2% है, और यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसके पास 50% है. पिज़्ज़ा क्लास स्लाइस देख रहे हो आप. सो इस तरह से क्या है, ये है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. ठीक है, वेल्थ इनइक्वालिटी बोली जाती है इसको. So now we will try to understand accommodation of social diversity.
है ना। देखो हमने पहले पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में क्या है, बहुत सारी चीज़ों को ये क्या करता है, अकोमोडेट करता है, ठीक है। बट डू डेमोक्रेसीज लीड्स टू पीसफुल and harmonious life among the citizens? This is the question. So it will be a very fair expectations that democracy should produce a harmonious social life, क्योंकि हम इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि हम चाहते हैं कि हम रूल करें, ये सारी चीज़ें अच्छी हों, तो एक हार्मोनियस सोशल लाइफ तो मिल जाएगी, है ना। हमने पहले चैप्टर में ही समझा था कि बहुत सारे सोशल डिविजन्स होते हैं जो डेमोक्रेसी क्या करती है, अकोमोडेट करती है। अकोमोडेट करती है कि नहीं करती है। पहले चैप्टर में देखा था हमने कि बेल्जियम का एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। उसने सक्सेसफुली नेगोशिएट किया था अपने एथनिक पॉपुलेशन के साथ डिफरेंसेस को, ठीक है। सो डेमोक्रेसीज दे यूजुअली डेवलप अ प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कॉम्पिटिशन्स एंड दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटीज ऑफ द टेंशंस बिकमिंग एक्सप्लॉइटिव एंड वायलेंट इन देयर कंट्री। सो देखिए कोई भी सोसाइटी में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो होगी ग्रुप्स के अंदर परमानेंटली रिजॉल्व नहीं हो सकती, फुल्ली रिजॉल्व नहीं हो सकती। हमारे देश में भी कोई भी डिस्प्यूट होती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर सपोज कोई रिलीजियस डिस्प्यूट है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया उस डिस्प्यूट पे, ओके, रिलीजियस डिस्प्यूट पे प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन उसके डीप रूटेड इफेक्ट तो रहते हैं। बाद में अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो हमारे यहाँ इस प्रॉब्लम को बाद में निकाला जाता है, और वो हमेशा से ही फैक्शनलिज्म क्रिएट करती है। तो पूरी तरह तो परमानेंटली सॉल्व नहीं होती है चीज़ें, बट we can say that certainly we learn in this respect that these differences, and we can also evolve the mechanisms to negotiate these differences. इसके लिए डेमोक्रेसी बेस्ट है, और इसी के लिए हमारा जो अकोमोडेशन वाला आउटकम है, डेमोक्रेसी कैन प्रोड्यूस द बेटर आउटकम। नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम की अगर हम बात करें तो वो ना एक ब्लाइंड लाइट क्रिएट कर देते हैं, वो ये सोशल डिफरेंसेस, इंटरनल सोशल डिफरेंसेस को सप्रेस कर देते हैं। बट डेमोक्रेसी क्या करती है, अकोमोडेट करती है इन डिफरेंसेस को, है ना। सो द एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इज दस अ डेफिनेटिव प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिजीम। बट एग्जाम्पल लेते हैं श्रीलंका का, इससे हमें पता चला था कि दो कंडीशंस जो है फुलफिल करती है हमारी डेमोक्रेसी इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस आउटकम्स। कि पहली बात क्या कि बहुत ज़रूरी है ये समझना कि डेमोक्रेसी इट्स नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी पॉपुलेशन और मेजॉरिटी ओपिनियन। श्रीलंका का एग्जाम्पल में वही हुआ था ना, है ना। द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट वो फैक्शनिज्म ना क्रिएट हो, है ना, कि चीज़ें फंक्शनल चलती रहें एंड एक जनरल व्यू मिलता रहे सबको। मेजॉरिटी and minority opinions, they are not permanent. The second one is it is necessary that rule by majority does not become rule by majority community in terms of religion, race or linguistic groups etc. ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह का ये जो रेस, लिंग्विस्टिक, कास्ट ग्रुप की वजह से या फिर ये जो मेजॉरिटी ग्रुप इनसे कंसिस्टेंट ना हो, है ना। रूल ऑफ मेजॉरिटी का मतलब है कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा इन केस ऑफ एवरी इलेक्शंस, डिफरेंट पर्सन ग्रुप्स मे एंड कैन फॉर्म द मेजॉरिटी, है ना। कि हो सकता है, देखिए हमारे पार्लियामेंट में लेते हैं, सपोज बीजेपी पार्टी का मेजॉरिटी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें आपको मुस्लिम्स भी मिलेंगे, सिख्स भी मिलेंगे, इंग्लिश बोलने वाले भी मिलेंगे, हिंदी बोलने वाले भी मिलेंगे, महाराष्ट्री बोलने वाले भी मिलेंगे, है ना। एससी पॉपुलेशंस भी होगी, ओबीसीज वाले भी होंगे और जनरल भी होंगे। सो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है। If someone is barred from being the majority on the basis of their birth, then democratic rule ceases to be accommodative for that person. ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो अब तक हमने क्या समझा कि रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, तो हम देखिए रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पावर्टी हम एक्सपेक्ट तो एकदम नहीं बोल सकते कि हाँ हो ही जाएगा, बट वी कैन एक्सपेक्ट टू सर्टेन एक्सटेंट। एंड अकोमोडेशन तो हम ऑफकोर्स टू लार्ज एक्सटेंट ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, सो आज का सेशन हो गया और आज में हमने पढ़ लिया रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज एंड अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। लास्ट सेशन में हम पढ़ेंगे डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड
This is it for this session. If you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. And also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अपनी मिस्टेक्स हो जानी है, एंड परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए। और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।